तो बेसिकली अपन ने फर्नीचर रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ना था। जो फोर्थ है दैट इज़ क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिल्डिंग प्लानर इज़ टू नो हाउ मच स्पेस इज़ नीडेड फॉर ईच फंक्शन इन अ पर्टिकुलर बिल्डिंग। ठीक है ना। तो बेसिकली हमें बात की है फर्नीचर रिक्वायरमेंट की बच्चों। तो बेसिकली हमें बात की जा रही है आपके फर्नीचर रिक्वायरमेंट की। ठीक है ना। देखो आपने बिल्डिंग बना ली है, बिल्डिंग बनाने के बाद आपको मैंने प्रोस्पेक्ट आस्पेक्ट के बारे में बता दिया था। ठीक है। Basically, room sizes can be completed on the basis of permanent furniture to be used, its dimension and arrangement और clearance for circulation। ठीक है ना। तो फर्नीचर रिक्वायरमेंट की बात की गई है यहाँ पर। तो उसके अंदर बोला गया है कि जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती है बिल्डिंग के अंदर। ठीक है ना। कि क्या लिखा हुआ है कि कितना स्पेस हमको छोड़ना है हर फंक्शन के लिए जो बिल्डिंग के अंदर होता है। ठीक है ना। उसका अकॉर्डिंग एक फर्नीचर भी होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो रूम साइजेस जो कंप्लीट होते हैं वो किस बेसिस पे कंप्लीट होते हैं, एक तो हो गया कि फर्नीचर रिक्वायरमेंट क्या होगी। ठीक है। उसके डायमेंशंस क्या होंगे, उनके अरेंजमेंट क्या होंगे। ठीक है। और सर्कुलेशन का क्लियरेंस क्या होगा, मतलब कितना स्पेस चाहिए हमको हमारे सर्कुलेशन के लिए, हमको हमारे आने जाने के लिए। ठीक है ना। तो सर आप नोट कीजिए, सिंपल सा पॉइंट है ये। तो मैंने क्या बताया इसके अंदर आपको, एक वापस देख लेते हैं। मैंने आपको इसके अंदर ये बताया कि अगर मान लो कभी कभार आप जाते हो घरों के अंदर, ठीक है ना, रूम के अंदर जाते हो, तो कभी कभार आपका फर्नीचर इतना जैम होता है कि ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल क्योस बना हुआ है। ठीक है ना। और कई बार ऐसा होता है कि आप जा रहे होते हो रूम के अंदर, ऐसा लगता है कि लंबाई बहुत ज़्यादा है और चौड़ाई बहुत कम है, तो वो भी बेकार होता है। उसको हम टनल लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसके बाद ये बताया गया है इसके अंदर कि जो विड्थ और लेंथ का रेशो है वो डिफाइंड है कि 1 से 1.2 1:1.2 से 1:1.5 के बीच में होना चाहिए एक विड्थ टू लेंथ का रेशो। ठीक है। जहाँ पे लेंथ है अगर वो विड्थ से 2 टाइम्स एक्सीड कर जाती है तो वो एक टनल लाइक इफेक्ट दिखाई देगा। ठीक है। उसके बाद द यूटिलिटी ऑफ स्पेस इन अ रूम कैन बी इंक्रीज बाय प्रोवाइडिंग लॉफ्ट्स एंड बिल्ट इन कबर्ड्स टू अकोमोडेट फर्नीचर, स्पेशली फर्नीचर ऑफ इजी फोल्डिंग नेचर। इसका मतलब क्या क्या बताया गया है। अच्छा ये बताओ लॉफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ व्हाट डू मीन बाय लॉफ्ट्स। इस मतलब बेसिकली रूम इन इसका मतलब यही होता है कि जो रूम का नेचर किस तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रूम बिल्कुल जैम्ड हो फर्नीचर से, और ऐसा नहीं कि रूम की जो शेप हो वो एक टनल लाइक फीलिंग शो कर रही हो। ठीक है ना। नेक्स्ट है टॉपिक अपना ग्रुपिंग। ग्रुपिंग क्या होता है। ठीक है। ग्रुपिंग इज़ द प्लानिंग ऑफ 2 और मोर रिलेटेड रूम्स इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ ईच अदर। मतलब 2 रूम्स के बीच की प्लानिंग जो कि उससे रिलेटेड होते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, ग्रुपिंग। ठीक है ना। देखो अब क्या होता है, इट मिनिमाइज द लेंथ ऑफ सर्कुलेशन एंड एट द सेम टाइम इम्प्रूव द कम्फर्ट, प्रिवेसी एंड कन्वीनियंस ऑफ द इनमेट्स ऑफ द हाउस। मतलब ये क्या करती है, जो सर्कुलेशन होता है मतलब आवागमन जो होता है एक रूम का दूसरे रूम में, उसको मिनिमाइज़ करती है। ठीक है। और उसी टाइम पर ये इम्प्रूव करती है किसको, कंफर्ट कंडीशन को, प्राइवेसी को और कन्वीनियंस को, इसके जो कि लोग वहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है ना। ग्रुपिंग वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, द शेप ऑफ ए बिल्डिंग डिपेंड्स अपॉन ग्रुपिंग टू द अदर यूनिट्स। मतलब जो ग्रुपिंग है वेरीज करती है इसकी बिल्डिंग का टाइप किस टाइप का है। ठीक है ना। बिल्डिंग रेजिडेंशियल है, बिल्डिंग कॉमर्शियल है, या बिल्डिंग आपकी इंस्टीट्यूशनल है, वो डिपेंड करता है कि बिल्डिंग का टाइप कौन सा है। ठीक है ना। द शेप ऑफ बिल्डिंग डिपेंड्स अपॉन ग्रुपिंग द अदर यूनिट्स। ठीक है। और जो शेप होता है बिल्डिंग का वो डिपेंड करता है ग्रुपिंग के ऊपर। ठीक है ना। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ये पॉइंट्स किसके रिगार्डिंग है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के रिगार्डिंग है। ठीक है ना। वो ग्रुपिंग के रेस्पेक्ट की बात की जा रही है। तो वरामदा जो होता है वो ड्राइंग रूम के जस्ट एडजेसेंट होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद डाइनिंग रूम है वो क्लोज होना चाहिए किचन के, जिससे इजी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि क्या होता है कि डाइनिंग रूम जो होता है वो किचन से काफ़ी दूर होता है, तो किचन से आपको सामान लाने में डाइनिंग रूम काफ़ी दिक्कत होती है। तो बेटर है कि डाइनिंग रूम जो होना चाहिए वो जस्ट किचन के जस्ट अटैच्ड होना चाहिए। ठीक है ना, जिससे इजी सर्विस मिल सके। उसका जो बेडरूम है, आपका जो टॉयलेट है, ड्रेसिंग रूम है, मे बी ग्रुप्ड टुगेदर फॉर बेटर प्रिवेसी। तो ये सब क्या होना चाहिए, एक साथ होने चाहिए। आपका जो बेडरूम हो गया, टॉयलेट हो गया, ड्रेसिंग रूम हो गया, ये सारे के सारे एक साथ होने चाहिए, जिससे कि प्राइवेसी इजीली इंक्रीज हो सके। उसका जो बाथरूम है एंड वाटर क्लोजेट है, अगर ये भी मान लो एक दूसरे के पास हैं तो भी अच्छी बात होती है। क्योंकि क्या होता है, ये जो आपकी पाइपलाइंस आती हैं, उन पाइपलाइंस की जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है। अगर मान लो दूर है तो पाइपलाइंस की लेंथ बढ़ जाएगी। फिर लिखा हुआ है बाथरूम्स एंड वाटर क्लोजेट शुड बी नियरर टू ईच अदर, दिस सेव्स द लेंथ ऑफ द वाटर सप्लाई पाइपलाइंस। ठीक है। इफ़ मोर देन 2 बेडरूम इज़ प्रोवाइडेड दे शुड हैव एन ईजी एक्सेस टू द डाइनिंग रूम। अब क्या बोल रहे हैं, अगर मान लो 2 रूम से ज़्यादा रूम प्रोवाइड कराए जाते हैं तो दे शुड हैव एन ईजी एक्सेस टू द डाइनिंग रूम, मतलब उनका डाइनिंग रूम से इजीली एक्सेस होना चाहिए, मतलब इजीली जा सकें हम। ऐसे नहीं क्योंकि एक बेडरूम काफ़ी दूर है, एक बेडरूम काफ़ी दूर है, एक्सेस नहीं है। ठीक है ना। स्टेयर केस शुड बी सेंट्रली लोकेटेड एंड इजीली एक्सेसिबल फ्रॉम ड्राइंग रूम। और जो स्टेयर केस है,
ठीक है ना, वो बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए और इजीली एसेसिबल, मतलब इजीली हम जा सकें ड्राइंग रूम से वहाँ पर, ऐसे नहीं काफ़ी दूर है, बिल्कुल आपने बिल्कुल दूर बना दिया इनको। उसके बाद वाटर क्लोजेट शुड बी अवे फ्रॉम डाइनिंग, नो डाउट वाटर क्लोजेट है वो डाइनिंग से दूर होना चाहिए, क्योंकि स्मेल ना आए जब भी आप लंच करें, डिनर करें, ब्रेकफास्ट करें, तो उसकी स्मेल ना आए। कभी कभार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो वो डाइनिंग से दूर होना चाहिए, ठीक है। बताया आपको, वापस देख लेते हैं एक बार। इसमें मैंने ये बताया कि आपका सर्कुलेशन होता है वो किस तरह का एसेस होता है कि आपको एक रूम से दूसरे रूम में जाना हो, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाना हो, इंटरनल मूवमेंट होता है, ठीक है ना। और ये स्पेस यूज होता है जब आप कंफर्टेबल फील करते हो, कब, जब एक रूम से दूसरे रूम में जाते हो, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाते हो, ठीक है ना, तो वो स्पेस होता है। उसके बाद जो सर्कुलेशन होनी चाहिए वो आपके अंदर, हाउस के अंदर बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। कुछ सिक्वेंटियल ऑपरेशन जैसे मूवमेंट्स, जैसे किचन से डाइनिंग में जाना हो या फिर बेडरूम से आपको वॉशरूम जाना हो, टॉयलेट जाना हो, ठीक है ना, तो वो प्रॉपर ऐसे नहीं कि आप अगर आपको किचन से डाइनिंग में जाना है तो आपको बहुत टाइम लग रहा हो, 2-3 रूम क्रॉस करके जाना हो, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके सर्कुलेशन जो एरिया होता है वो काफ़ी स्ट्रेट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, लाइट प्रॉपर होनी चाहिए सुबह शाम दोनों तरफ, ठीक है ना, वेंटिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद सर्कुलेशन शुड नीदर अफेक्ट द प्राइवेसी ऑफ ए रूम नॉर इंटरफेयर द यूटिलिटी स्पेस, ठीक है ना। उसके बाद सर्कुलेशन इन बिल्डिंग इज़ ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप के सर्कुलेशन होते हैं। हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन, जिसके अंदर एक बिल्डिंग के अंदर एक पर्टिकुलर रूम्स की तरफ जाना हो या फिर कॉरिडोर्स में घूमना हो, हॉल्स में जाना हो, लॉबीज़ में जाना हो, एक ही फ्लोर में, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन में कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 20% to 25% ऑफ द टोटल प्लान एरिया ऑफ अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन से समझ आ गया आपको, मान लो कॉरिडोर्स में जाना हो, हॉल्स में जाना हो, लॉबीज़ में जाना हो, एक रूम से दूसरे रूम में जाना हो, ठीक है। तो यहाँ पर सर्कुलेशन एरिया डिवाइड बाई यूटिलिटी एरिया दिया हुआ है 1/5 to 1/4। उसके बाद वर्टिकल सर्कुलेशन नाम से पता लग रहा है कि आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के ऊपर जाना हो। इट इज़ द मूवमेंट फ्रॉम वन ऑन फ्लोर टू अनदर इन ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्टेयरकेस, रैम्प्स, एलिवेटर्स एंड एक्सकेवेटर, ठीक है। प्लान एरिया ईएमआर फॉर वर्टिकल सर्कुलेशन इज अबाउट 8% to 10% ऑफ द टोटल एरिया। तो ये क्या था, मेरा सर्कुलेशन वाला पार्ट था, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कीजिए फटाफट से। ये चीज़ें बेसिकली एलिगेंस मतलब ये होता है कि आपका प्लानिंग, जैसे बताया अभी अंश ने, मान लो जैसे डोर्स का, विंडोज़ का कलर मान लो काफ़ी डार्क है, तो अंदर दीवारों का कलर जो है वो काफ़ी लाइट होना चाहिए। वैसे हमेशा ये देखा जाता है कि जो दीवारें होती हैं, वॉल्स होती हैं, सबका कलर क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। क्यों? कि डार्क कलर में क्या दिक्कत होती है, बहुत रोशनी नहीं आ पाती है। लाइट कलर में क्या होती है, इजीली रोशनी आ पाती है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा घरों के अंदर, आपने देखा होगा अगर मान लो डार्क कलर, काला कलर क्यों नहीं आते घर, काला कलर वो सारी रेस अंदर। एलिगेंस इज द ग्राउंड आर्किटेक्चरल अपीयरेंस ऑफ ए बिल्डिंग बिकॉज ऑफ ग्राउंड एलिवेशन विच इन टाउन डिपेंड्स और वेरी गुड प्लान, ठीक है। एलिगेंस डिपेंड्स ऑन आर्किटेक्चर, नेबरहुड, कन्फर्मिटी विद नेचर, ठीक है ना, नेटिविटी, एडजॉइनिंग बिल्डिंग्स एंड देयर रिलेटिव प्लेसमेंट्स विथ गवर्न्स द कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। अब एक वर्ड है नेटिविटी, एक वर्ड आया, बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटिविटी। बेसिकली नेटिविटी जो वर्ड है यहाँ पर, नेटिविटी जो वर्ड है वो है नेटिव से। नेटिव मतलब क्या होता है, आपका जैसे बॉर्न होता है, ठीक है ना, वही लिखा हुआ है इसके अंदर। एलिगेंट डिपेंड करता है आपके आर्किटेक्चर से, आपके नेबरहुड से, आपकी कन्फर्मिटी, नेचर कितना कन्फर्मिटी है आपकी, कितना आप कन्फर्मेबल फ्री फील करते हो, ठीक है। आपका बॉन्ड कहाँ से है, एडजॉइनिंग बिल्डिंग्स और रिलेटिव प्लेसमेंट्स कैसे है, कॉन्ट्रास्ट कैसे है, उससे बिलोंग करता है। अब बेटर एलिगेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सेलेक्टिंग superior building materials for facing such as polished stones, granite, marbles, glass, timber, plants, varnishes with proper contrast, ठीक है। उसके बाद providing projections like sunshades, balconies, canopies, ports with or without padlock openings, providing bay windows, corner windows, aesthetics, utility and easy maintenance are to be considered while planning elevation, ठीक है। तो यहाँ पे अपना लेक्चर कंप्लीट होता है।